भारत में लाखों आदिवासी परिवार आज भी गरीबी में जी रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा आदिवासी गांव ऐसा भी है जो अपने दम पर अब तक ना सिर्फ करोड़ों रुपए कमा चुका है, बल्कि आज भी कमा रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस गांव ने ना कोई फैक्ट्री लगाई, ना कोई खदान खोदी और ना ही कोई बड़ा उद्योग लगाया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस गांव ने ऐसा क्या किया जो करोड़पति बन गया। आज के वीडियो में हम इसी करोड़पति आदिवासी गांव की आपको कहानी बताएंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये कहानी है एक छोटे से आदिवासी गांव की जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है। नाम है मेंढा लेखा। करीब 500 की गोंड आदिवासी आबादी है। ये गांव अब तक करोड़ों रुपए की कमाई कर चुका है और हर साल इतनी ही कमाई कर रहा है। इन पैसों का इस्तेमाल गांव के विकास और लोगों की मदद के लिए किया जाता है। और क्योंकि ये कमाई गांव की खुद की है, इसलिए इन पैसों के इस्तेमाल के लिए किसी सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। पैसे कहां खर्च किए जाएंगे, इसका फैसला गांव के लोग ही करते हैं। मेढा लेखा गांव ने बरसों पहले एक नियम बनाया जिसका वो बदस्तूर आज तक पालन करते हुए आ रहा है कि जब तक सभी सहमत नहीं होंगे, गांव से जुड़ा कोई भी फैसला नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति भी असहमति जताता है तो निर्णय स्थगित कर दिया जाता है। और जब तक वो एक व्यक्ति सहमत नहीं होता है और उसे बिना किसी दबाव के तर्कों और तथ्यों के आधार पर सहमत किया जाता है। जब सभी लोग सहमत हो जाते हैं तब वहां पर फैसला होता है। यानी इस गांव में बहुमत से नहीं, बल्कि सर्वसम्मति से ही फैसले की पुराना नियम और पुरानी परंपरा है। गांव के पूर्व सरपंच देवाजी तोफे वो बताते हैं कि ग्राम सभा के पैसों का इस्तेमाल गांव के लोगों और गांव के विकास पर किया जाता है। खेती के लिए किसी को भी कर्ज चाहिए, बीज खरीदने से लेकर कोई मशीनरी या ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर्ज चाहिए, तो उसे बिना ब्याज का कर्ज ग्राम सभा खुद अपने फंड में से देती है। सिंचाई के लिए पानी का बंदोबस्त किया जाता है। हर एक किसान के खेत में पानी का पर्याप्त बंदोबस्त हो, ये ग्राम सभा तय करती है। कहाँ कुएं खुदवाना है, कहाँ पोखरा बनवाना है, ये सारा काम ग्राम सभा अपने फंड से करती है। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि गांव के लोगों के स्वास्थ्य और बच्चों की उच्च शिक्षा का हर एक खर्च ग्राम सभा के फंड से ही किया जाता है। वन उपज रखने के लिए ग्राम सभा ने अपना गोदाम भी बनवा के रखा है। आज मेंढा लेखा के पास, गांव के पास अपनी ग्राम सभा का कार्यालय है, अपना कारोबार है और अपनी आय है। और ये सब किसी फैक्ट्री, खदान या उद्योग की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसी जंगल की वजह से हुआ जो सदियों से उनके आसपास मौजूद था। आज जो मेंढा लेखा की ग्राम सभा है, उसकी सालाना 50 लाख रुपए की कमाई है जो बांस बेचकर होती है। इसके साथ ही महुआ समेत दूसरी वन उपज बेचकर करीब 30 से 35 लाख रुपए की ग्राम सभा की हर साल की कमाई है। और इसी तरह ये गांव साल 2011 से लेकर आज तक हर साल इसी तरह कमाई करते हुए आ रहा है। करोड़ों रुपए का ग्राम सभा का फंड है जिसका हर एक पैसा गांव के लोगों की भलाई के लिए, उनकी मदद के लिए और गांव के विकास के लिए खर्च किया जाता है। ये सब इतना आसान नहीं था और ना ही रातों रात इस गांव की किस्मत चमकी। तो फिर ये सब हुआ कैसे आखिर? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है 1950 से लेकर 1980 के दशक तक की, जब मेंढा लेखा गांव में आसपास के जंगलों में व्यावसायिक कार्य कामों के लिए अंधाधुंध जंगलों की, वनों की कटाई शुरू हुई। क्योंकि इसी दौरान जंगल का पूरा नियंत्रण वन विभाग के पास आ चुका था और जंगल की लकड़ी और बांस का लगातार दोहन किया जाने लगा। अपने जंगलों के साथ ऐसा बर्ताव देख गांव के लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और इसी बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में एक बांध बनाने की बड़ी परियोजना का ऐलान किया। मेंढा लेखा समेत पूरे इलाके के लिए इस परियोजना का मतलब ना सिर्फ विस्थापन था, बल्कि घर, आजीविका और जंगल का भी खत्म हो जाना था। ऐसे में आदिवासियों ने एकजुट होकर बांध बनाए जाने का विरोध शुरू किया और देखते ही देखते हजारों आदिवासी इस आंदोलन में शामिल हो गए। लंबा विरोध चला और आखिरकार साल 1985 आते आते भारत सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े और बांध बनाने का फैसला रद्द करना पड़ा। इस आंदोलन ने एक बड़ा अच्छा काम किया, वो ये कि गांव के लोगों के मन में स्वशासन का बीज बो दिया। हालांकि गांव के आदिवासियों के लिए स्वशासन कोई नई चीज नहीं था, लेकिन आजादी के बाद बने कानूनों से स्थानीय समुदायों की फैसलों में भूमिका लगभग खत्म सी हो गई थी, जो बीते सैकड़ों सालों से चली आ रही थी इस आदिवासी समाज में। बहरहाल जब 1985 में बांध बनाने का फैसला रद्द हुआ, आंदोलन हुआ, उसके बाद गांव वाले एकजुट हुए और अगले 4-5 सालों तक गांव के लोगों ने जंगलों के संरक्षण और नियमन पर खूब चर्चा की और ढेर सारा अध्ययन किया, पढ़ाई की।
अध्ययन कानूनों का, अधिकारों का और कर्तव्यों का। साथ ही गांव ने एक जो बड़ा अच्छा काम किया वो सामुदायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और चरित्र निर्माण पर जोर दिया। शराब के सेवन पर गांव पे रोक लगाई गई, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया, अधिकार दिए गए और साथ ही ग्राम सभा का सबसे पहले गठन किया गया और यह तय किया गया कि प्राकृतिक संसाधनों का, गांव का जो भी प्राकृतिक संसाधन उसके आसपास जंगलों में मौजूद है, उसके इस्तेमाल और प्रबंधन से जुड़े सभी फैसले ग्राम सभा सर्वसम्मति से करेगी। और इसी के साथ गांव में इस नारे ने जन्म लिया कि दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार, लेकिन हमारे गांव में हम ही सरकार। ये सिर्फ नारा नहीं था बल्कि गांव की सोच थी। गांव वालों ने तय किया कि जंगल की रक्षा भी करेंगे और उसके अधिकार के लिए लड़ेंगे भी। उन्होंने अवैध कटाई रोकना शुरू किया, जंगल के लिए अपने नियम बनाए। ग्राम सभा ने तय किया कि उसकी इजाजत के बिना जंगल में कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती, चाहे वो कोई सरकारी गतिविधि क्यों ना हो, सरकारी अधिकारी की मंजूरी से क्यों ना हो रही हो। अगर जंगल में किसी को भी उपज का, लकड़ी का, किसी भी संसाधन का दोहन करना है तो सबसे पहले ग्राम सभा से मंजूरी लेनी होगी। और अगर कोई बिना इजाजत के ऐसा करता पाया गया तो जो भी उपज और सामान वो इकट्ठा करके लाएगा उसे जब्त कर लिया जाएगा। गैर वन उत्पादों को छोड़कर वनों के व्यावसायिक दोहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसकी निगरानी के लिए गांव वाले लगातार जंगल में गश्त करते थे। और सोचिए ये सब कब हो रहा था। पैसा कानून जो 1996 में बना है उसके बनने से भी कई साल पहले गांव में ग्राम सभा ये सारे काम कर रही थी। इसके बाद आया साल 2006 जब सरकार ने वन अधिकार कानून पास किया। इसका मकसद आदिवासियों को उनके पारंपरिक जंगलों पर अधिकार देना था। लेकिन कानून बन जाना और जमीन पर अधिकार मिल जाना ये बहुत दोनों अलग अलग बातें हैं। मेंढालेखा के लोगों ने सामुदायिक वन अधिकार के लिए आवेदन किया, कागजी कार्यवाही हुई, बैठकें हुई, संघर्ष हुआ, लंबा इंतजार हुआ और आखिरकार वो घड़ी आई अगस्त साल 2010 में जब गांव को 1800 हेक्टेयर वन भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सामुदायिक अधिकार दिया गया। पट्टा मिल गया गांव के लोगों को इस 1800 हेक्टेयर जमीन का और ये अधिकार पाने वाला मेंढालेखा देश का पहला गांव था। अब लगभग 1800 हेक्टेयर जंगल के प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा के पास था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई बल्कि असल लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि जंगल का अधिकार तो मिला, लेकिन जंगल में मौजूद जो सबसे कीमती संसाधन था बांस, उस पर नियंत्रण का सवाल अभी बाकी था। गांव को मिले अधिकार पत्र में जो केंद्र सरकार के कानून से मिला था उसमें साफ साफ लिखा था कि ग्राम सभा को निस्तार अधिकार और लघु वनोपज पर अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग अपने अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने गांव को बांस काटने और बेचने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि भारतीय वन अधिनियम के तहत बांस लकड़ी माना जाता है उस समय, लेकिन वन अधिकार कानून जो नया नया बना था उसमें तो बांस को लघु वनोपज घोषित किया गया था और स्थानीय समुदायों को उसके संग्रहण, उपयोग और बिक्री का भी अधिकार दिया गया। काफी संघर्ष चला, काफी लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद जब ये साफ हुआ, वन विभाग भी ये मान गया कि हाँ, वन अधिकार कानून के मुताबिक गांव को बांस काटने और बेचने का अधिकार है, लेकिन इसके बाद उसने एक नया अड़ंगा लगा दिया। बांस के परिवहन के लिए जो ट्रांजिट परमिट की जरूरत होती है, वन विभाग ने उसे जारी करने से इनकार कर दिया। फिर नई लड़ाई शुरू हुई और ये संघर्ष जब महाराष्ट्र से बाहर निकल कर दिल्ली तक पहुंचा तो 27 अप्रैल 2011 को तत्कालीन केंद्रीय जो पर्यावरण और वन मंत्री जयराम रमेश और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान खुद मेंढालेखा गांव पहुंचे और ग्राम सभा के हाथों में आधिकारिक रूप से ट्रांजिट पासबुक सौंपी गई। और इसके बाद पहले ही साल में ग्राम सभा ने नीलामी करके बांस बेचा और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। और जानते हैं ये रकम उस दौर में पड़ोसी गांव में जो वन विभाग कमाई कर रहा था उससे 250% ज्यादा थी। यानी मेंढालेखा ने बांस बेचकर जो पैसे कमाए वो 2.5 गुना ज्यादा थे जो वन विभाग बांस बेचकर कमाता था। और तब से ही ये सिलसिला आज तक चला रहा है। हालांकि ग्राम सभा अब नीलामी के जरिए बांस नहीं बेचती है बल्कि डिपो से बांस बेचना उसने शुरू कर दिया है। बहरहाल मेंढालेखा की असली कहानी करोड़ों रुपए कमाने की नहीं है, क्योंकि जंगल तो पहले भी था, बांस भी पहले से था, आदिवासी भी वहीं थे, लेकिन बदली सिर्फ एक चीज, जंगल पर अधिकार मिला और उसे चलाने वाली मजबूत ग्राम सभा। मेंढालेखा की कहानी उस सवाल का जवाब भी है जिसे देश के हजारों आदिवासी गांव आज भी तलाश रहे हैं कि क्या विकास बाहर से आता है या अपने संसाधनों पर अधिकार मिलने से पैदा होता है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर मेंढालेखा ऐसा कर सकता है तो देश के बाकी हजारों आदिवासी गांव आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
क्या उनके पास जंगल नहीं है, या फिर उनके पास जंगलों पर वैसा अधिकार और वैसी ग्राम सभा नहीं है? इस सवाल का जवाब शायद भारत के आदिवासी इलाकों के भविष्य में छिपा है। और जाते जाते आपको हम देवाजी तोहफे की वो बात बताते हैं जो उन्होंने हमसे कही जब हम इस स्टोरी पर रिसर्च कर रहे थे, कि इस पूरी लड़ाई में संघर्ष के साथ सबसे बड़ा जो योगदान वो मानते हैं वो अध्ययन का है, पढ़ाई का है। गांव में बकायदा एक अध्ययन मंडल बना हुआ है जो तमाम केंद्र सरकार के नए कानूनों, संविधान और तमाम आदिवासियों से जुड़े जितने भी अधिकार हैं उसके बारे में अध्ययन करता है, और उसके बाद फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई और संघर्ष शुरू किया जाता है। तो ये लंबी लड़ाई जो जीती, देवाजी तोहफे कहते हैं कि सिर्फ ये संघर्ष का परिणाम नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी है इसके लिए अध्ययन है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने लोगों को बीच में शेयर कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस गांव को लेकर उसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।